नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मीन्स 2 पेरेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो फर्स्टली अभी हम इसमें देखेंगे जो ह्यूमन बींग्स में हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। सो अभी जो रिप्रोडक्शन होता है आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक जो मीन्स सेक्सुअल जो मैच्योरिटी होती है ह्यूमन बींग्स मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ में, वो कौन सी एज में आती है, वो पुबर्टी की एज में आती है, ठीक है। मीन्स आफ्टर 11 to 12 ईयर्स के बाद गर्ल्स में चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में भी चेंजेस होते हैं। आफ्टर 13 ईयर्स के बाद बॉयज़ में चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ठीक है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। गर्ल्स में क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है, मीन्स जिसको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है, तो वो पीरियड की प्रोसेस होना स्टार्ट होती है गर्ल्स में। बॉयज़ में क्या चेंजेस आते हैं, तो बॉयज़ में थिक हेयर ग्रोथ आती है, मीन्स आप उनके मुस्टैक देख सकते हो, फेस पे मूछें आना स्टार्ट होती हैं, ठीक है, बाल हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। जो उनकी वॉइस है वो क्या होती है, थोड़ी क्रैक, मीन्स थोड़ी सी उसमें कहना चाहिए कि थोड़ी सी फटी फटी, मीन्स वैसी वॉइस जो चेंजेस होते हैं बॉयज़ के वॉइस में वो होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देन फर्दर द पेनिस ओकेशनल बिगिंस टू बिकम enlarged and erect, okay, either in daytime daydreams or at night dreams, okay। So अब ये जो सारे चेंजेस होते हैं वो कौन सी एज में होते हैं, पुबर्टी की एज में होते हैं, ठीक है। जब ये सारे चेंजेस हो जाते हैं उस एज को क्या बोला जाता है, चेंजेस हो रहे हैं उस एज को बोला जाता है पुबर्टी। और इस सारे चेंजेस होते हैं 18 ईयर्स के पहले तक हो जाते हैं, तो कोई भी बॉय एंड गर्ल जब 18 ईयर्स के हो जाते हैं, उनमें सारे चेंजेस हो जाते हैं, तब उनको क्या बोला जाता है, एडल्ट बोला जाता है, ठीक है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड पुबर्टी, मीन्स एडोलसेंस की जो सारे चेंजेस हो रहे हैं वो कौन सी एज में होते हैं, पुबर्टी की एज में होते हैं, ओके। देन सी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनमें आप देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं। सो सबसे जो मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का वो क्या होता है, टेस्टिस। यहीं से क्या रिलीज होता है, स्पर्म। जो टेस्टिस होता है वो क्या रिलीज करता है, स्पर्म। ये जो टेस्टिस होता है, ठीक है, ये एक लेयर के अंदर बंद रहता है जिसको बोला जाता है स्क्रोटम। क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। अब ये टेस्टिस जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है टेस्टिस, वो स्क्रोटम के अंदर क्यों बंद रहता है, कवर रहता है, बाहर क्यों नहीं रहता है, तो उसका रीजन ये है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पर्म रिलीज करने के लिए जो इस टेस्टिस रहते हैं, ठीक है, तो स्पर्म रिलीज करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो जो स्क्रोटम रहता है वो टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर फॉर मेकिंग स्पर्म दैट प्रोवाइड स्क्रोटम, ठीक है। स्पर्म बनाने के लिए जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस को टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अब स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस बंद रहता है जो उसको स्क्रोटम क्या करेगा, टेस्टिस को टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। तो ये किसका वर्क हो गया, स्क्रोटम का। अब टेस्टिस है, टेस्टिस किसके अंदर कवर है, स्क्रोटम के अंदर कवर है, ठीक है। अब यहाँ इस टेस्टिस से स्क्रोटम से एक क्या निकल रहा है, वास डिफरेंस। क्या निकल रहा है, वास डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये है पेनिस, ठीक है, ये पेनिस पार्ट है। यहीं से यूरेथ्रा, क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ पे जाके मिलता है, यूरिनरी ब्लेडर में मिलता है, ठीक है। यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है, ब्लैडर, ठीक है, ये क्या है, ब्लैडर है। यहाँ पे एक सेमिनली वेसिकल है, जो सेमिनली वेसिकल का जो क्या वर्क है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म,
ठीक है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल होता है एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, फ्लूइड प्रोवाइड करता है। अब इस टेस्टिस से क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं। अब ये जो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होंगे वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाते हैं, सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस एक जगह पे मिलते हैं। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, एक फ्लूइड रिलीज करता है। उस जब वो फ्लूइड क्या करता है, अब स्पर्म यहाँ से जाते हैं तो स्पर्म उस फ्लूइड के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, स्पर्म किसके थ्रू मूव करेगा, इस सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज होता है उसके थ्रू जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मूव करता है। अब वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पे जो स्पर्म है यहाँ पे आता है और यूरेथ्रा में फिर वो पेनिस में क्या होता है, पेनिस में वो आता है। ठीक है, देन ये सेमिनल वेसिकल है, ये वास डिफरेंस है और ये क्या है, यूरेटर। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हो गए, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट। अभी जो टेस्टिस होता है, एक ये जो टेस्टिस है वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो मेल में मेल कैरेक्टर्स के लिए मेल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे वेजाइना है, सर्विक्स, यूट्रस जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, ये ओवरी है और ये क्या है, ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ये ओविडक्ट ओवरी से अटैच रहती है। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये यूट्रस। अब हर मंथ बेबी जो वुमेन रहती हैं उनमें एक एग डेवलप होता है, जो कहाँ पे डेवलप होता है, ओवरी में डेवलप होता है। ठीक है, 2 ओवरी भी होती है, तो हर मंथ एक एग डेवलप होता है। यदि इस एग का फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ नहीं होता है तो ये एग क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। और तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड की प्रोसेस होती है वुमेन में वो होती है। लेकिन यदि एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, फर्टिलाइज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तब वुमेन में जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है वो क्रिएट होती है। जो वुमेन होती है वो बेबी को कंसीव करती है। ठीक है, सो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्पर्म और एग के फ्यूज होने के बाद होती है। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी कैसे, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फीमेल के वेजाइना के पार्ट से क्या करता है, एंटर करता है। देन सर्विक्स में वो जो स्पर्म होता है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करता है, स्पर्म को रिलीज करता है। आपने स्पर्म का डायग्राम देखा होगा 8th क्लास में, ऐसा है, ये टेल पार्ट रहता है, ये हेड पार्ट रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से जो स्पर्म होता है वो एंटर करेगा वेजाइना में, देन सर्विक्स में। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन, अब ये जो एग है हर मंथ एक एग मैच्योर होता है, तो ओविडक्ट से आएगा, यहाँ पे यूट्रस से होते हुए सर्विक्स में आएगा। ठीक है, अब सर्विक्स में आएगा, यहाँ से स्पर्म एंटर करता है। तो यदि यहाँ पे जो स्पर्म और एग आपस में उनका यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। अब ये जाइगोट क्या होता है, डेवलप होगा तो क्या बनाएगा वो, एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मदर के यूट्रस में 9 मंथ तक डेवलप होता है। देन बेबी जब टोटल डेवलप होता है तो क्या, बेबी जब डेवलप हो जाएगा तो 9 मंथ के बाद मैच्योर बेबी में सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो फॉर्म होते हैं। देन यूट्रस में फॉर्म होने के बाद जब वो बेबी पूरा डेवलप हो जाता है यूट्रस में, तो इसी वेजाइना के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई। अब यदि ये ऐसी कंडीशन आती है कि मीन्स मान लो कि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, मीन्स स्पर्म के साथ एग जो होता है जब मैच्योर हो जाता है तो स्पर्म के साथ मीन्स फर्टिलाइज नहीं हुआ, फ्यूज नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एग होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग यहाँ पे तो आता है लेकिन उसे स्पर्म नहीं मिलता, स्पर्म के साथ वो फ्यूज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल रहती है और जो एग होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यूट्रस की वॉल उस मंथ जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्लड के फॉर्म में वो निकल जाता है। ठीक है, What happens when the egg is not fertilized? Means every month जो egg mature egg form होता है फीमेल के ओवरी में, यदि वो fertilize नहीं होगा तो क्या होगा? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day.
ठीक है, केवल 1 दिन तक ही रहता है यदि वो फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. So हमने क्या देखा, हर मंथ एक जो ओवरी रहती है एक मैच्योर एग को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, एक ओवरी हर मंथ एक मैच्योर एग को रिलीज करती है, और जो यूटरस होता है वो क्या होता है कि उस एग को रिलीज जो मीन्स प्रिपेयर करता है खुद को, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एग को। ठीक है, तो फर्टिलाइज एग के को रिसीव करने के लिए जो यूट्रस रहता है हर मंथ खुद को रेडी करता है। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। यदि फर्टिलाइजेशन होता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो यूट्रस रहता है उसकी जो मीन्स जो वॉल रहती है वो क्या होती है, थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। क्यों क्यों थिक और स्पॉन्जी इसलिए होता है क्योंकि जो एम्ब्रियो बनेगा, फर्टिलाइज एग होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो यूट्रस की वॉल है वो क्या होती है, थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। अब यदि एग, मान लो कंडीशन हो गई कि एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई ही नहीं, उस कंडीशन में क्या होगा कि अब इस जो लाइनिंग बन रही है किसमें, यूट्रस में, उस लाइन की कोई भी जरूरत नहीं है, थिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है। सो क्या होगा, अब जो लाइनिंग यूट्रस में बनी थी वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगी और वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस बोला जाता है, नहीं तो फिर पीरियड की प्रोसेस बोला जाता है, जो कि वुमेन में हर मंथ की होती है यदि ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो। और ये जो टाइम रहता है कितने दिन का रहता है, 2 से 8 डे का रहता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स जो फीमेल होती हैं उनमें आफ्टर 13 ईयर्स के बाद मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है, मीन्स उनमें उनके ओवरी में एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बट एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है मीन्स मेंस्ट्रुएशन की यदि प्रोसेस हो जाती है, तभी केवल जो फीमेल रहती हैं उनकी बॉडी मेंटली और फिजिकली टोटली रेडी नहीं होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। सो यदि कोई फीमेल आफ्टर मीन्स उसकी यदि बॉडी फिजिकली और मेंटली टोटली हेल्थ तो उसके अकॉर्डिंग होती है, उसकी बॉडी की और मेंटल हेल्थ दोनों रहती है, तभी उसको प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो उसके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ता है। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो कुछ डिसीजेस होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। अब ये डिसीजेस कौन सी हैं, लाइक HIV एड्स और वार्ड्स। ठीक है, HIV एड्स और वार्ड्स ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिसीजेस होती हैं। अब ये डिसीज ट्रांसमिट ना हो इसके लिए कंडोम यूज़ किया जाता है, जो मैन लोग यूज़ करते हैं। इसका आप एड इसमें देखते होगे, टीवी में देखते होगे। ठीक है, देन जो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है फीमेल में वो ना हो, इसके लिए बहुत सारी मेथड यूज़ की जाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जाता है। ठीक है, जो एक बैरियर का काम करती हैं फीमेल में, जिसके कारण उनमें प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, फीमेल और फीमेल के एग का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन ना हो। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, मीन्स जाइगोट फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए जो कंडोम यूज़ किए जाते हैं, जो कि मेल यूज़ करते हैं, वो पेनिस में कंडोम को क्या करते हैं, मीन्स पेनिस में कंडोम का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कंडोम से फिर स्पर्म का रिलीज नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्यूजन स्पर्म का एग के साथ नहीं होता है। सेकेंड मेथड होती है कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है, वो क्या होती है कि जो डॉक्टर्स रहते हैं वो फीमेल को क्या देते हैं कि पिल्स मीन्स दवाइयाँ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। थर्ड मेथड क्या है कि कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके कारण वो हार्मोन, जैसे कि फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एग के प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हार्मोन क्या हो जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे और यदि वो दवाइयाँ लेंगे तो हार्मोन में क्या होंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो और इसके कारण क्या होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इनके।
थर्ड जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो क्या है, जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, कॉपर टी यूज़ करती हैं। जो फीमेल के यूट्रस में कॉपर टी को मीन्स क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी फिर नहीं होती है, एग फर्टिलाइज नहीं होता है। देन इसके भी कुछ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि यूट्रस में क्या होता है, इरिटेशन होता है यदि कॉपर टी रखा जाता है मदर के किसमें, यूट्रस में रखा जाता है, तो उसमें भी क्या होता है कि इरिटेशन होता है, जिसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। देन जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या है कि यदि मेल का जो वास डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा फीमेल के यूट्रस में, जिसके कारण जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं होगी। और ऐसे ही यदि हम फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यदि ब्लॉक कर दी जाती है फीमेल की, तो भी जो एग होता है वो यूट्रस में नहीं पहुंचता है, और जब यूट्रस में एग नहीं पहुंचेगा तो भी उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फिर नहीं होगी। ठीक है। अब इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यदि वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दें और यदि हम क्या कर दें, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दें, तो भी क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो नहीं होगी। जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, सर्जिकल मेथड है। ठीक है। जो सर्जिकल मेथड है वो क्या करती है, कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन। जो सर्जिकल मेथड में सर्जरी कर दी जाती है उसमें क्या होता है, इसके कारण भी क्या होता है, इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स होती हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है। सो दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।